काली चमकती गाड़ी जब गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाती हुई हवेली के सदर दरवाजे पर रुकी तो हर तरफ एक हलचल सी मच गई। आसिम शाह पूरे 8 साल बाद कदम रख रहा था, वही रोबदार शख्सियत और वही मगरूर आंखें जिनमें कामयाबी का नशा साफ झलक रहा था। हवेली के मुलाजमीन के तारों में खड़े अपने छोटे साईं के इस्तकबाल के लिए तैयार थे और फिजा में खुशी के शादियाने गूंज रहे थे, मगर आसिम के सर्द चेहरे पर मुस्कुराहट का कोई नामो निशान तक न था। इसके मजबूत हाथों ने गाड़ी का दरवाजा खोला और जब इसके महंगे चमड़े के जूते जमीन पर पड़े तो इसके जहन में सिर्फ एक ही बात गर्दिश कर रही थी। वो यहाँ किसी मोहब्बत की प्यास बुझाने या अपनों से मिलने नहीं आया था, बल्कि इसका मकसद बहुत वाज़ेह और तल्ख था। वो इस बचपन के निकाह से आजादी चाहता था जो बरसों से इसके गले का तोक बना हुआ था। इसका पुख्ता इरादा था कि वो आज इस बेमायनी रिश्ते को तलाक के कागज से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हवेली के दलान में कदम रखते ही सामने बीजान अपने बाहें फैलाई खड़ी थी, जिनकी बूढ़ी आंखों में अपने लाडले पोते को इतने बरसों बाद देखकर खुशी के आंसू छलक आए थे। इन्होंने आगे बढ़कर बड़े मान से आसिम के सर पर हाथ रखा और इसे अपने सीने से लगाते हुए बलाएं लेने लगी। इनका चेहरा इस यकीन से दमक रहा था कि इनका बच्चा अब इनकी लाडली हादिया को लेने आ गया है। वो जज्बाती लहजे में बार बार जिसकी खैरियत पूछ रही थी और हवेली की रौनकें बहाल होने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, मगर आसिम का रवैया किसी बर्फीले पहाड़ की मानंद सर्द और बेतासुर था। इसने ना तो बीजान की मजूशी का जवाब मुस्कुराहट से दिया और ना ही इनके जज्बाती जुमलों पर कोई रद्दमल जाहिर किया, बल्कि इंतहाई स्पॉट लहजे में रस्मी सी खैरियत दरियाफ्त करके अपना हाथ इनकी गिरफ्त से छुड़ा लिया। बीजान के चेहरे पर एक लम्हे को हैरत और दुख का साया लहराया, मगर आसिम ने इनकी कैफियत को यकसर नजरअंदाज करते हुए नजरें चुरा ली, जैसे वो इस मोहब्बत और अकीदत का बोझ उठाने के मूड में बिल्कुल न हो। आसिम ने सोफे पर बैठते एक गहरा सांस लिया और बीजान की जज्बाती बातों को काटते हुए अपनी नजरें इनके चेहरे पर जमा दी, जहां अभी तक एक आस बाकी थी। इसका लहजा किसी धारदार खंजर की तरह तेज और दो टोक था जब इसने खामोशी को चीरते हुए अपना वो फैसला सुनाया जिसकी गूंज पूरी हवेली में सुनाई देने वाली थी। विजन में यहाँ पुराने रिश्तों को निभाने या हादिया को रुखसत करवाने नहीं आया, बल्कि मैं इस बोझ से जान छुड़ाने आया हूँ जो आप लोगों ने बचपन में मुझ पर ला दिया था। मैं हादिया को तलाक देने आया हूँ क्योंकि इसका कागजी निगाह की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है और ना ही वो लड़की मेरे मयार पर पूरा उतरती है। ये इतराफ किसी धमाके से कम नहीं था जिसने भी बीजान के पैरों तले से जमीन निकाल दी और इनके चेहरे की तमाम रौनक एक लम्हे में मुरझा गई, मगर आसिम के माथे पर एक शिकन तक न आई, जैसे इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसके अल्फाज किसी का दिल किरची किरची कर रहे हैं। हादिया जो बड़े चाव से आसिम की पसंद के लवाजमात तैयार कर रही थी, चाय की ट्रॉली लिए जैसे किचन के दरवाजे तक पहुंची, आसिम के सफाक लफ्जों ने इसके कदमों की जंजीर बनकर इसे वहीं साकित कर दिया। मैं इसे तलाक देने आया हूँ कि अल्फाज किसी तपते हुए शीशे की तरह इसके कानों में उतरे तो हाथ में पकड़ी ट्रे लर्ज उठी। वो जिसे बरसों से अपने मजाजी खुदा मानकर इसकी राह तक रही थी, वो इतनी आसानी से इसकी हस्ती को मिटाने की बात कर रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि फालतू सामान हो। इसके वजूद में एक थरथराहट से दौड़ी और सीने में सांसें उलझने लगी। ऐसे लगा जैसे किसी ने बड़ी दोपहर में इसके सर से साइबान छीन लिया। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी, मगर वो वहीं दीवार से टेक लगाकर खुद को गिरने से बचाने लगी। इसका भरोसा और मान किरची किरची होकर बिखर चुका था और हवेली के दरो दीवार से अपने ऊपर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। वो चाहकर भी आगे न बढ़ सके और वहीं खड़े खड़े जैसे इसकी जिंदगी की सारी खुशियां मातम में बदल गई। वो किचन से भागती हुई अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद करके आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई, जहां इसका अपना ही अक्स इसे एक हारी हुई लड़की की मानंद दिखाई दे रहा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं और गालों पर आंसुओं की लकीरें वाज़ेह थीं, मगर जैसे इसे आसिम का वो मगरूर लहजा याद आया, इसके अंदर की दुखती हुई लड़की अचानक कहीं गायब हो गई। इसने एक झटके से अपने दुपट्टे के पल्लू से आंसुओं को साफ किया और अपनी नजरें आईने में मौजूद अपनी ही आंखों में गाड़ दी। इसने फैसला कर लिया था कि वो इस शख्स के सामने रोकर अपनी कमजोरी का तमाशा हरगिज नहीं बनने देगी जो इसे हकीर समझता है। इसके चेहरे पर दुख की जगह अब एक अजीब सी सख्ती और खुददारी ने ले ली थी। इसने अपने बिखरे हुए बालों को समेटा और खुद से अहद किया कि अब वो आसिम शाह की मिन्नतें करेगी और ना ही इसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने का मौका देगी।
وہ اب اس کے سامنے ایک مظلوم بن کر نہیں بلکہ ایک ایسی لڑکی بن کر جائے گی جس کی اپنی بھی کوئی ہستی اور وقار ہے۔ ہادیہ نے جب چائے کی ٹرالی تیار کی تو اس کے ہاتھ اب لرز نہیں رہے تھے بلکہ ایک عجیب سا سکون اس کے چہرے پر ٹھہر چکا تھا۔ اس نے سیاہ چادر کو سلیقے سے اپنے گرد لپیٹا اور باوقار قدم اٹھاتی ہوئی دالان کی طرف بڑھی، جہاں عاصم شاہ ابھی بھی اپنی انا کے زوم میں بی جان کے سامنے کسی فاتح کی طرح بیٹھا تھا۔ ہادیہ نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، فضا میں ایک بھینی سی خوشبو پھیل گئی جس نے عاصم کو بات ادھوری چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بے نیازی سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے کھڑی لڑکی نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ سفید رنگت، گہری کالی آنکھیں جن میں بانسوں کے بجائے ایک عزم کی چمک تھی، اور وہ سادگی جس میں قیامت پوشیدہ تھی۔ عاصم جو اپنے ذہن میں ایک ان پڑھ اور معمولی سی لڑکی کا خاکہ بنا کر لایا تھا، اس ابصرہ کو دیکھ کر پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ اس کا وہ غرور جو ابھی چند لمحے پہلے آسمان کو چھو رہا تھا، ہادیہ کے ایک پرسکون اور بے نیاز عکس کے سامنے جیسے پگھلنے لگا۔ وہ اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر سامنے موجود اس حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے حلق میں الفاظ پھنس کر رہ گئے، اور وہ ساکت اور جامد بس اسے دیکھتا رہ گیا جیسے وہ کوئی جیتی جاگتی لڑکی نہیں بلکہ کسی مصور کا شاہکار ہو۔ ہادیہ نے بغیر نظر اٹھائے خاموشی سے پیالہ میز پر رکھا اور اتنی خاموشی سے واپس پلٹ گئی، مگر عاصم کے دل کی دھڑکنوں کا تسلسل اب ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جب ہادیہ حویلی کے پچھلے دالان سے گزر رہی تھی تو اچانک ایک بھاری قدموں کی چاپ نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ عاصم شاہ دیوار سے ٹیک لگائے ہاتھ سینے پر باندھے اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی تضحیک اور غرور کی لہریں موجود تھیں۔ جیسے ہی ہادیہ نے راستہ بدلنے کی کوشش کی، عاصم نے ایک دم سامنے آ کر اسے دیوار اور اپنے حصار کے درمیان محصور کر لیا۔ اس نے ہادیہ کے چہرے کے قریب جھک کر انتہائی زہریلے لہجے میں کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ 2 کا حسن دکھا کر تم میرا فیصلہ بدل لوگی؟ میری دنیا تمہارے اس جھوٹے سے گاؤں اور ان تنگ سوچوں سے بہت بڑی ہے۔ وہاں تمہارے جیسے جاہل لڑکیاں سے ملازمہ کے طور پر جچتی ہیں، میری شریک حیات بن کر نہیں۔ عاصم کا مقصد ہادیہ کی خودداری کو ٹھیس پہنچانا اور اسے باور کروانا تھا کہ وہ اس کے معیار کے قابل نہیں ہے۔ اس نے اپنی نسوں میں حقارت بھر کر ہادیہ کے سادہ لباس کا جائزہ لیا تاکہ وہ شرمندہ ہو سکے۔ وہ اسے ذہنی طور پر اتنا توڑ دینا چاہتا تھا کہ وہ خود ہی اس رشتے سے دستبردار ہو جائے، مگر اس کی تمام تر تلخیوں کے باوجود ہادیہ کی خاموشی عاصم کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ عاصم کی تصدیق امیز باتوں پر ہادیہ کے چہرے پر خوف کی ایک لہر تک نہ آئی، بلکہ اس نے اپنی گردن ذرا سی بلند کی اور براہ راست عاصم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسی مسکراہٹ دی جس میں سری طنز تھا۔ اس نے نہایت ٹھہرے ہوئے اور پراعتماد لہجے میں جواب دیا کہ آپ کو شاید یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں آپ کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس شخص کی سوچ اتنی چھوٹی اور زبان اتنی تلخ ہو کہ اس کے نام کا ٹیگ مجھے خود بھی نہیں چاہیے۔ آپ مجھے جاہل سمجھ رہے ہیں، مگر کم از کم میں اتنی باشعور ضرور ہوں کہ آپ جیسے مغرور اور بدتمیز انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ طلاق دے کر مجھ پر نہیں بلکہ خود پر احسان کریں گے، کیونکہ میں آپ سے نجات پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ ہادی کے اس کرارے جواب اور اس کی آنکھوں میں موجود بے نیازی نے عاصم کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ جو اسے ایک ڈری سہمی دیہاتی لڑکی سمجھ کر دبانے آیا تھا، وہ اس کی جرأت اور اتنے بڑے انکار پر ہکا بکا رہ گیا، اور اس کے پاس پلٹ کر کہنے کو ایک لفظ بھی نہ بچا، جبکہ ہادیہ سے وہیں ساکت چھوڑ کر بڑے وقار سے وہاں سے گزر گئی۔ رات کی تاریکی پھیل چکی تھی، مگر حویلی کے مہمان خانے کے وسیع کمرے میں عاصم شاہ بستر پر لیٹا بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور کمرے میں چلتے اے سی کی ٹھنڈک بھی اس کے اندر لگی آگ کو بجھانے میں ناکام تھی۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا، ہادیہ کا وہ سپاٹ چہرہ اس کی آنکھوں میں جھلکتی بے نیازی کسی فلم کے سین کی طرح اس کے ذہن پر نقش ہو جاتی۔ اس کے کانوں میں ہادیہ کے وہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے کہ آپ جیسے شخص کے نام کا ٹیگ مجھے خود بھی نہیں چاہیے۔ وہ عاصم شاہ جسے شہر کی بڑی بڑی بزنس پارٹیز میں لڑکیاں توجہ پانے کے لیے ترستی تھی، آج ایک گاؤں کی لڑکی کے ہاتھوں بری طرح رد کر دیا گیا تھا۔ اس سے ہادیہ کے حسن سے زیادہ اس کی ہمت اور اس کے لہجے کی کاٹیں بے چین کر رہی تھی۔ وہ بار بار خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتا کہ وہ اس لڑکی سے نجات پانے ہی تو آیا ہے، مگر ہادیہ کے اس 2 ٹوک انکار نے اس کی انا کو بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ وہ رات بھر سگریٹ کے مرغولے اڑاتے ہوئے کھڑکی کے پاس کھڑا رہا، جہاں بیٹھ کی خاموشی میں بھی اسے ہادیہ کے قدموں کی چاپ اور اس کی خوددار آواز سنائی دے رہی تھی، جس نے اسے پہلی بار اپنی نظروں میں مشکوک بنا دیا تھا۔
अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने हवेली के सहन को छुआ, आसिम शाह के चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती और अज़म नुमाया था जो रात भर की बेचैनी का निचोड़ लग रहा था। बीजान जायनमाज पर बैठी अभी तस्बीह पढ़ रही थी जब आसिम इनके पास आकर फर्श पर बैठ गया। इसकी आंखें नींद की कमी से सुर्ख थी मगर लहजा पहले से कई ज्यादा मजबूत था। इसने तजब्जुब का एक लम्हा भी जाए के बगैर बीजान के हाथ थाम लिया और स्पाट लहजे में अपना फैसला बदलने का ऐलान करके इन्हें शिशित कर दिया। बीजान, मैंने सोच लिया, मैं हादिया को तलाक नहीं दूंगा, बल्कि मैं इसी माह इसकी रुखसती चाहता हूँ। ये लफ्ज सुनते बीजान की तस्बीह हाथ से छूट गई और वो हैरत से अपने इस पोते का चेहरा देखने लगी जो कल तक इस रिश्ते के वो बोझ कह रहा था। आसिम ने अपनी नजरें झुकाई नहीं बल्कि बीजान को यकीन दिलाया कि वो हादिया को अपने साथ शहर लेकर जाएगा और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। ये अचानक आने वाला यू टर्न बीजान के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं था, मगर आसिम के दिल में अब मोहब्बत से ज्यादा इस अना की जंग शुरू हो चुकी थी जहां वो इस लड़की को जीतना चाहता था जिसने इसे इतनी आसानी से ठुकरा दिया था। अब ये रुखसती हादिया के लिए खुशी नहीं बल्कि आसिम शाह की इस जिद का आगाज थी जो वो हर कीमत पर पूरी करने वाला था। बीजा ने जब खुशी से निहाल होते हुए हादिया को आसिम के फैसले की खबर सुनाई तो हादिया के चेहरे पर खुशी की एक लहर तक न आई बल्कि इसका वजूद गुस्से और दुख की शिद्दत से थर थर कांपने लगा। वो जब तक जब्त किए बैठी थी अचानक बीजान के सामने फट पड़ी और बुलंद आवाज में कहने लगी कि बीजान, आपको इस शख्स की बातों में छुपी साजिश नजर नहीं आ रही? वो मुझे इंसान नहीं बल्कि कोई खिलौना समझता है जिसे जब जी चाहे तोड़ने का इरादा कर लिया और जब जी चाहा अपनी इज्जत पूरी करने के लिए उठा लिया। कल तक वो मुझे तलाक देकर इस घर से निकालना चाहता था और आज इसे अचानक मुझ पर प्यार आ गया। मैं कोई बेजान चीज नहीं हूँ जिसकी अपनी कोई मर्जी ना हो। मैं इस शख्स के साथ हरगिज नहीं चाहूंगी जो मेरी इज्जत नफ्स को पांव तले रोंद कर अपनी अना की तस्कीन करना चाहता है। हादिया की आंखों से शोले लपक रहे थे और वो अपनी नानी के जुड़े हुए हाथों को देखकर मजीद तड़प इतराफ थी, मगर इसका अज़म पुख्ता था और इस बार आसिम शाह की कठपुतली बनने के बजाय अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी। हादिया भी स्कूल के गेट से बाहर निकली थी कि आसिम शाह की काली गाड़ी एक झटके से इसके सामने आकर रुकी, जिससे उड़ती धूल ने हादिया को आंखों चुड़ाने पर मजबूर कर दिया। आसिम गाड़ी से बाहर निकला, इसकी आंखों में वही पुरानी हाकमियत थी जो किसी भी इंकार को खाते में नहीं लाती थी। हादिया ने इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश की तो आसिम ने एक ही जज्ब में इसका रास्ता रोका और गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलते हुए निहायत करख लहजे में इसे अंदर बैठने का हुक्म दिया। हादिया के इंकार करने और एहतजाज करने पर आसिम ने इसके करीब झुककर दबी आवाज में तंबीह की कि अगर वो खामोशी से गाड़ी में नहीं बैठी तो वो इसे सबके सामने जबरदस्ती ले जाने से भी गुरेज नहीं करेगा, जिससे इसके स्कूल में साख बुरी तरह मुतासर होगी। स्कूल के अमले और बच्चों की मौजूदगी ने हादिया के हाथ पांव बांध दिए। वो इस तमाशे से बचने के लिए गुस्से से तिल मिलाई हुई गाड़ी में बैठी थी जबकि आसिम के लबों पर एक फातिहाना और जहरीली मुस्कुराहट रेंग गई, जैसे इसने हादिया को बावर करवा दिया हो कि इसकी जिद के आगे हादिया की हर कोशिश बेमायनी है। गाड़ी की बंद फिजा में ये तनाव इस कदर ज्यादा था कि सांस लेना भी मुहाल लग रहा था। आसिम ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए स्टीयरिंग पर अपना गिरफ्त मजबूत की जबकि हादिया खिड़की से बाहर देखते हुए मुसलसल अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रही थी। जैसे हादिया ने तलखी से इसको जबरदस्ती पर एहतजाज किया, आसिम ने एक तंजिया कहका लगाया जो हादिया के असाब पर हथौड़े की तरह लगा। इसे निहायत सर्द और हाकमाना लहजे में कहा कि तुम शायद भूल रही हो हादिया कि तुम्हारे इनकार या इकरार से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे नाम के निकाह में हो और अब मैं तुम्हें अपनी वो मलकियत बना कर रहूंगा जिस पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। हादिया ने तड़प कर इससे जताया कि रिश्ते मलकियत से नहीं होते और वो कभी भी इसकी जहनी गुलाम नहीं बनेगी, मगर आसिम ने इसकी बात काटते हुए बल्कि बड़े सफाकाना अंदाज में इसे बावर करवाया कि अब इसकी जिंदगी के तमाम फैसले वही करेगा। इसने हादिया की आंखों में आंखें डालकर दावा किया कि वो इसे शहर ले जाकर ये साबित करेगा कि आसिम शाह जिस चीज पर हाथ रख दे वो इसे हासिल करना भी जानता और इसे अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना भी। गाड़ी की तेज रफ्तारी के साथ साथ आसिम के लहजे की शिद्दत हादिया को ये एहसास दिला रही थी कि आने वाला वक्त इसके लिए किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं होगा। आसिम अभी गाड़ी से उतरा ही था कि इसके फोन पर इशरत बेगम का नंबर जगमगाने लगा और कॉल उठाते दूसरी तरफ से गुस्से का एक तूफान उमड़ आया। इनका लहजा तलखी से भरपूर था जब इन्होंने आसिम को झाड़ते हुए कहा कि तुम वहां तलाक के कागजात पर दस्तखत करने गए थे या इस गांव की जाहिल लड़की को मेरे सर पर मुसल्लत करने का फैसला करने। इशरत बेगम ने साफ लफ्जों में अपनी बेजारी का इजहार करते हुए वाज़ेह कर दिया कि वो किसी सूरत हादिया जैसी मामूली लड़की को अपने आलीशान घर की बहू के रूप में कबूल नहीं करेंगी क्योंकि इनके नजदीक वो इनके खानदानी वकार और स्टेटस के बिल्कुल खिलाफ थी।
انہوں نے عاصم کو جذباتی طور پر دبانے کی کوشش کی کہ اپنے باپ اور خاندان کی ناک کٹوانے کا سبب بن رہا ہے، مگر عاصم نے بڑی سرد مہری سے ان کی باتیں سنی اور بنا کسی صفائی کے بس اتنا کہا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ عشرت بیگم کی آواز غصے سے مزید تیز ہو گئی۔ وہ فون پر دھمکیاں دینے لگیں کہ وہ اس لڑکی کے لیے گھر کے دروازے کبھی نہیں کھولیں گی، مگر عاصم نے ان کی گفتگو ادھوری چھوڑ کر فون کان سے ہٹا لیا، جیسے اپنی ماں کی ناراضگی سے زیادہ ہادیہ کو اپنی عزت کی بھٹی میں جھونکنے کا جنون سوار ہو۔ ہادیہ نے اب کمر ہمت باندھ لی تھی اور اس جبر کے سامنے سر جھکانے والی نہیں تھی۔ اس نے چپکے سے شہر میں موجود اپنے پرانے کلاس فیلو کے ذریعے ایک وکیل کا نمبر حاصل کیا اور انتہائی رازداری سے اس سے رابطہ کیا۔ فون پر بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ لرز رہا تھا، مگر ارادے میں پہاڑ جیسی سختی تھی۔ اس کے وکیل کو اپنی صورتحال بتاتے ہوئے خلا کے کاغذات فوری طور پر تیار کرنے کو کہا تاکہ وہ عاصم شاہ کی رخصتی کے دعوے کو قانونی طور پر چیلنج کر سکے۔ اس سے بخوبی علم تھا کہ اگر بی جان کو اس کی بات کی خبر ہوئی تو ان کا دل چھلنی ہو جائے گا، لیکن اسے اپنے وقار کی بقا اسی میں نظر آ رہی تھی کہ وہ عاصم کے اس حاکمانہ حصار سے نکل کر اپنی زندگی کی باغ دوڑ خود سنبھالے۔ اس نے وکیل سے ملاقات کا وقت طے کیا اور تمام ضروری تفصیلات فراہم کی تاکہ عاصم کے اگلے حملے سے پہلے وہ اپنی ڈھال تیار کر سکے۔ وہ بھی اس خاموش لڑکی کے روپ سے باہر نکل چکی تھی جو صرف تقدیر کے لکھے پر صابر اور شاکر رہتی ہے۔ اس کی انگلیاں فون کی اسکرین پر تیزی سے چل رہی تھیں اور ذہن میں صرف ایک ہی خاکہ تھا کہ کس طرح اس رشتے کی زنجیروں کو ہمیشہ کے لیے کاٹ کر اپنی خود مختاری کی قیمت وصول کرنی ہے۔ عاصم حویلی کے برآمدے میں کھڑا سگریٹ کے مرگولے اڑا رہا تھا جب اس سے اپنے مخبر کے ذریعے ہادیہ کے وکیل سے ہونے والی ملاقات اور خلا کی تیاریوں کی خبر ملی۔ یہ سنتے جیسے اس کے پورے وجود میں آگ لگ گئی اور اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے ہاتھ میں پڑا سگریٹ مسل کر وہیں پھینک دیا اور اس کی آنکھیں خون خوار ہو گئیں۔ وہ عاصم شاہ جس کے سامنے بڑے بڑے بزنس ٹائکون بولتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اسے ایک گاؤں کی لڑکی عدالت کی کٹہرے میں کھڑا کرنے کی جرت کر رہی تھی۔ اس کی انا پر ایک ایسا کاری وار تھا جس نے اسے پاگل کر دیا تھا، اور وہ بپرے ہوئے شیر کی طرح ہادیہ کے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ اسے اس کی اوقات یاد دلا سکے۔ اسے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، بس اس کے دماغ میں ہادیہ کا وہ جرت مندانہ فیصلہ ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا جس نے عاصم شاہ کی حاکمیت کو قانونی طور پر للکارا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کی چاپ سے پوری حویلی لرز اٹھی تھی اور اس کے چہرے پر پھیلی وحشت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ ہادیہ کو اس سرکشی کی ایسی سزا دے گا جو اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچی ہوگی۔ آسمان پر کالے بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے اور دیکھتے دیکھتے تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا آغاز ہو گیا، جس کی آواز حویلی کی خاموشی میں مزید ہیبت پیدا کر رہی تھی۔ ہادیہ جو ابھی تک اپنے خیالات میں گم تھی، اچانک بی جان کی کمرے سے آنے والی کھانسی کی آواز پر تڑپ کر وہاں پہنچی تو منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ بی جان بستر پر نیم دراز اپنے سینے کو تھامے بری طرح ہانپ رہی تھی اور ان کا چہرہ تکلیف کی شدت سے زرد پڑ چکا تھا۔ بارش کی وجہ سے پیدا ہونے والی خنکی اور گھر کے بگڑتے حالات کے تناؤ نے ان کی ضعیف ہمت کو جواب دے دیا تھا اور ان کی طبیعت اچانک اس حد تک بگڑ گئی تھی کہ وہ بات کرنے کے قابل بھی نہ رہی۔ ہادیہ نے بدحواسی میں ان کے ہاتھ پیر سے ہلانا شروع کیے، مگر بی جان کی اکھڑتی سانسیں اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ باہر بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک ہادیہ کے اندر موجود خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس طوفانی رات میں وہ کس طرح مدد حاصل کرے، جبکہ بی جان کی بند ہوتی آنکھیں اس سے کسی انہونی کا اشارہ دے رہی تھی۔ اس وقت عاصم کا غصہ اور ہادیہ کی اپنی جنگ پیچھے رہ گئی تھی اور حویلی میں سے بی جان کی زندگی اور موت کا کرب باقی رہ گیا تھا۔ ہادیہ تمام تر رنجشیں بھلا کر بی جان کے سرہانے بیٹھی ان کی تیمارداری میں مگن تھی۔ وہ کبھی ان کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی تو کبھی نہایت نرمی سے ان کے ہاتھ مسلتی تاکہ ان کے جسم کی حرارت بحال ہو سکے۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عجیب سی ممتا اور فکر مندی تھی۔ وہ دبی دبی آواز میں تلاوت کر کے بی جان پر دم کرتی اور ان کے ہر کراہنے پر تڑپ اٹھتی۔ عاصم جو اپنے غصے کی آگ میں جلتا ہوا کمرے کے باہر تک آیا تھا، دروازے کی اوٹ سے ہادیہ کو یوں بی جان کی جان ساری میں مصروف دیکھ کر وہیں ٹھٹک گیا۔ اس نے پہلی بار ہادیہ کا وہ روپ دیکھا تھا جو کسی بھی انا اور بدلے سے پاک تھا۔ ہادیہ کا وہ لمس جو بی جان کو سکون دے رہا تھا غیر محسوس طریقے سے عاصم کے اندر لگی غصے کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرنے لگا۔ وہ جو اسے خود غرض اور ضدی لڑکی سمجھ رہا تھا، اسے اس کے اندر چھپی ایک بے لوث اور محبت کرنے والی روح کی جھلک نظر آئی جس نے عاصم کے پتھر ہوئے دل کو پہلی بار پگھلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ خاموشی سے وہیں کھڑا ہادیہ کے اس معصوم اور ہمدرد روپ کو دیکھتا رہا، جیسے وہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ اس کے اجڑے ہوئے احساسات کا آخری سہارا ہو۔
बाहर तूफान की शिद्दत अपने उरूज पर थी और बिजली की कड़कदार आवाजों ने हवेली के माहौल को मजीद पुरस्कार बना दिया था। हादिया अभी बीरजान को दवा देकर ही अपने कमरे में आई थी कि अचानक हवा के एक तेज झोंके से कमरे की खिड़की जोर से खुली और इससे पहले कि वो इसे बंद करने के लिए आगे बढ़ती, एक तवील कामत साया तेजी से अंदर दाखिल हुआ। हादी की चीख निकलते निकलते रह गई जब इसने देखा कि बारिश में शराबूर आसिम शाह सामने खड़ा इससे अपनी सुर्ख आंखों से घूर रहा है। इसके बालों से पानी टपक रहा है और भीगी हुई कमीज इसके चौड़े शानों से चिपकी हुई थी, जो उसकी शख्सियत को मजीद हैबतनाक बना रही थी। हादिया बदहवासी में पीछे हटी, मगर आसिम ने एक ही झटके में खिड़की बंद की और इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। इस खामोश और तूफानी रात में कमरे की मदम रोशनी में आसिम का यूं अचानक और गैर रवायती तरीके से अंदर आना हादिया के दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर गया था। आसिम के चेहरे पर फैली हुई वहशत और बारिश की बूंदों की चमक ये बता रही थी कि वो आज तमाम इखलाकी और समाजी हदें पार करने का इरादा करके आया, और इसके इरादे किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक है। कमरे में मौजूद वाहिद लैंप की जर्द रोशनी इनके साए दीवारों पर फैला रही थी। जब आसिम ने एक ही झटके में हादिया का बाजू पकड़कर इसे दीवार से जा लगाया, हादिया के गिर्द इसके दोनों हाथ दीवार पर जमे थे, जिसने इसे फरार का कोई रास्ता नहीं दिया था। आसिम के वजूद से उठने वाली बारिश की खुशबू और इसके तपते हुए सांस हादी के चेहरे से टकरा रहे थे। वो शौक है ना तुम्हें अदालत जाने का? आसिम का लहजा किसी तेज धार खंजर की तरह हादिया के कानों के करीब गूंजा। इसने अपनी गिरफ्त हादिया की बाजों पर जरा और सख्त की, जिससे हादिया के माथे पर तकलीफ के बल पड़े, मगर इसने अपनी नजरें नहीं झुकाई। आसिम ने इसके चेहरे से बिल्कुल करीब झुककर इंतहाई सफाकाना और हकमाना अंदाज में कहा कि इसे गलत फहमी निकाल देनी चाहिए कि वो किसी वकील या कानून के सहारे आसिम शाह से जीत सकती है। इसने हादिया की आंखों में झांकते हुए इसे बावर करवाया कि इस दीवार और इस हिसार के अंदर सिर्फ इसकी ताकत का सिक्का चलता है और वो चाहे तो एक पल में हादिया की तमाम खुददारी को खाक में मिला सकता है। हादिया का दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था, मगर इसकी आंखों की चमक बता रही थी कि आसिम की जिस्मानी ताकत इसकी रूह को दबाने में नाकाम है। आसिम इस वक्त एक ऐसे जुनून में था जहां वो हादिया को यह जताना चाहता था कि वो इसकी जिंदगी का वो मालिक है जिससे छुटकारा पाना नामुमकिन है। आसिम के चेहरे पर फैली वहशत और इसके लहजे की सर्दी हादिया के पोर में सरायत कर रही थी, मगर इसका हाथ अब भी हादिया के बाजों पर किसी फौलादी शिकंजे की तरह जमा हुआ था। इसने हादिया की आंखों में अपना अक्स देखते हुए निहायत धीमी मगर जहरीले लहजे में अपना आखिरी पत्ता फेंका। तुम्हारी ये खामोश बगावत और ये खुला के कागजात, ये सब मेरे जूते की नोक पर है। आसिम ने इसे मजीद दीवार से पेवस करते हुए सर्द आवाज में चैलेंज किया कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले अगर तुमने बीरजान के सामने रुखसती के लिए हाँ न की तो याद रखना हादिया शाह मैं इस हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा और तुम्हारी इस खुददारी का वो तमाशा बना दूंगा कि तुम खुद अपनी नजरों में गिर जाओगी। इसने हादिया के चेहरे पर लड़ती हुई खौफ की लकीरों को महसूस करके एक फातिहाना मुस्कुराहट दी और इसके कान के करीब झुककर सरगोशी की कि इंजाम बहुत बुरा होगा, इतना बुरा कि तुम अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ एक ना का कफारा अदा करने में गुजार दोगी। ये कहकर इसने एक झटके से इसे छोड़ा और इसी खिड़की से बाहर तूफान में गायब हो गया जहां से वो आया था। पीछे हादिया को छोड़ गया जिसके कानों में आसिम के अल्फाज किसी खौफनाक सायरन की तरह गूंज रहे थे और इसे पहली बार एहसास हुआ कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि कैसे जुनून से टकरा गई है जो सब कुछ खाकस्तर करने की ताकत रखता है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने हवेली के दरो दीवार को छुआ तो हादिया बोझल कदमों से बीजान के कमरे में दाखिल हुई। बीजान जो रात भर की बीमारी और परेशानी से निढाल थी, जायनवाज पर बेटी हाथ उठाए रो रो कर दुआएं मांग रही थी। हादिया ने जैसन के करीब कदम रखा। बीजान ने तड़प कर इसे अपने पास आ गिरा बिठाया और इसकी आंखों से गिरते मोटे मोटे आंसू हादिया के हाथों पर आ गिरे। इन आंसू में वो बेबसी और इल्तिजा थी जिसका मुकाबला करना हादिया के लिए मुमकिन ना था। बीजान ने लड़ती आवाज में हादिया का हाथ चूमकर कहा, बेटी मेरी आखिरी ख्वाहिश की लाज रख लो, इस घर की इज्जत तुम्हारे फैसले से जुड़ी है, मुझे जीते जी मरने न देना। इनके बूढ़े चेहरे पर फैली अजियत और आंखों की नमी देखकर हादिया के अंदर की तमाम खुददारी और अजम जैसे रेत की दीवार साबित हुए। इसे आसिम की रात वाली धमकी याद आई, मगर बीजान के इस खामोश इल्तिजा ने इसके हाथ पांव की जंजीरें काट दी। हादिया ने एक लंबा सांस लिया, अपनी बंद मुट्ठियों को ढीला किया और अपनी नीची नजरों के साथ बीजान के सामने अपने हथियार डाल दिए। इसने भराई हुई आवाज में बस इतना कहा, जैसे आपकी मर्जी बीजान, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हादिया का एक जुमला ही बीजान के लिए जिंदगी की नवीद बन गया, मगर हादिया जानती थी कि इसने अपनी आजादी का सौदा इन आंसुओं के बदले कर दिया जो हवेली के
वसी आंगन में रुखसती की तैयारियां अपने उरूज पर थी, मगर फिजा में एक अजीब सी खामोशी और तनाव महसूस हो रहा था। हादिया जब भारी कामदार सुर्ख जोड़े में मलबूस सर पर दुपट्टा टिकाए सीढ़ियों से नीचे उतरी तो जैसे वक्त की रफ्तार थम गई। इस गहरे सुर्ख रंग ने इसकी रंगत को मजीद निखार दिया था। आंखों में मौजूद ठहराव इसके हुस्न को एक पुरवकार और पुरस्कार शक्ल दे रहा था। इसने ना कोई भारी मेकअप किया था और ना ही कोई जेवरात की नुमाइश, मगर इसकी सादगी में कैसी कशिश थी कि वहां मौजूद हर आंख इस पर जम कर रह गई। आसिम शाह जो हबी स्याह शेरवानी में मलबूस मेहमानों के दरमियान खड़ा किसी गहरी सोच में गुम था। जैसे इसकी नजर हादिया पर पड़ी वो वहीं साकित रह गया। इसकी अना और गुस्से एक तरफ रह गए और वो बिल्कुल किसी सहरज़दा शख्स की तरह इसे देखने लगा। वो हादिया जिसे कल तक सिर्फ एक देहाती लड़की समझकर नीचा दिखाया जा रहा था, आज उसके सामने एक मलका के वकार के साथ खड़ी थी। आसिम की नजरें इसके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। इसे अपनी जीत का एहसास तो हुआ, मगर हादिया के इस बला के हुस्न ने इसे पहली बार ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसने किस जोहरे नायाब को खोने की कोशिश की थी। वो जितना खुद को बेनियाज दिखाने की कोशिश करता, इसकी नजरें इतनी ही बेख्तियार होकर बार बार हादिया का ताकुब करती, जैसे वो इसके हुस्न के हिसार में मुकम्मल तौर पर कैद हो चुका हो। रुखसती के इन लम्हात में जहां हर कोई जज्बाती था, आसिम की नजरों का इर्तिकाज सिर्फ इस सुर्ख जोड़े में मलबूस लड़की पर था, जिसने खामोशी से इसकी दुनिया बदलने का आगाज कर दिया था। रुखसती का वो लम्हा आ चुका था जब हादिया को अपने बचपन के आंगन और बीजान की ममता भरी आगोश से जुदा होना था। मगर जैसे आसिम ने हादिया का हाथ थाम कर इसे गाड़ी की तरफ ले जाने का इरादा किया, बीजान ने अचानक एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। आसिम बेटा, मैं हादिया को अकेला शहर नहीं भेजूंगी, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। इनके लहजे में एक अटल फैसला था जो किसी बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ा था। हादिया की आंखों में जो अब तक जब्त की वजह से खुश्क थी, बीजान की इस बात पर खुशी और सुकून की लहर दौड़ गई। इससे ऐसे लगा जैसे इस तपते सहरा में से अचानक ठंडा साया मिल गया हो। इशरत बेगम की मुमकिन नाराजगी और शहर के हंगामों का ख्याल आसिम के जहन में एक पल के लिए लहराया, मगर जब इसने हादिया के चेहरे पर बीजान के लिए वो तड़प और अकीदत देखी तो इसकी तमाम तर सख्ती रेत की दीवार साबित हुई। इसने बीजान की तरफ देखकर एक मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका दिया और निहायत एहतराम से कहा, जैसे आपकी मर्जी बीजान, आपका होना मेरे घर की बरकत होगी। आसिम की रजामंदी हादिया के लिए किसी गैर मुतवक्को मौजज़े से कम नहीं थी। इससे पहली बार आसिम के लहजे में वो हाकमाना रख्तगी नहीं बल्कि एक अपनायत महसूस हुई थी। यूं वो सफर जो हादिया के लिए तन्हाई और खौफ का पेश खैमा लग रहा था, बीजान की मौजूदगी ने इसे एक नई उम्मीद दे दी और आसिम ने खुद बढ़कर बीजान को गाड़ी की पिछली नशिस्त पर हादिया के साथ बिठाया, जिससे वो अभी इस खामोश मुआहदे का हिस्सा बन गया। अब वो हादिया की खुशी का ख्याल रखे। गाड़ी जब शहर के एक निहायत पुरतश और जदीद तर्ज के बंगले के सामने रुकी तो हादिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बुलंदो बाला गेट, तराशीदा सब्जाजार और मसनूई रोशनियों से जगमगाता वो घर किसी महल से कम ना था, मगर हादिया को वहां की फिजा में वो अपनायत महसूस नहीं हुई जो हवेली की मिट्टी में थी। आसिम ने बड़ी खामोशी से दरवाजा खोला, लेकिन इसके चेहरे पर मौजूद संजीदगी बता रही थी कि असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। जैसे वो लोग लाउंज में दाखिल हुए, इशरत बेगम सामने सोफे पर बैठी इनका इंतजार कर रही थी। इनके चेहरे पर छाई नागवारी और आंखों में मौजूद नफरत साफ छलक रही थी। हादिया ने कदम आगे बढ़ाया तो इशरत बेगम ने एक जहरीली निगाह इसके सर से पांव तक डाली, जैसे वो कीमती कालीन पर लगी गिर्द को देख रही थी। तो आखिर तुम इस जाहिल लड़की को इस घर में ले आए आसिम। इनका लहजा किसी बिच्छू की डंक की तरह तेज था। इन्होंने बीजान की मौजूदगी का भी लिहाज न किया और हादिया के सुर्ख जोड़े पर तंज करते हुए कहा, लगता है गांव के सारे शोक रंग तुम अपने साथ ही उठा लाई हो, पर याद रखना हादिया, इस घर के आदाब और तुम्हारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। बीजान ने हादिया का हाथ थामकर इसे हौसला देने की कोशिश की, मगर इशरत बेगम की तीखी नजरों और इनके अल्फाजों की करवाहट ने हादिया को यह एहसास दिला दिया कि इस आलीशान घर की दीवारें इसके लिए हवेली की जेल से भी ज्यादा सख्त साबित होगी। आसिम ने अपनी मां की इस बदतमीजी पर लब भींच लिए, मगर हादिया की खामोश आंखों में छुपी तकलीफ इसे बार बार बेचैन कर गई। शहर के इस जदीद और कुशादा कमरे की दीवारें हादिया को अपने गिर्द सुकड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो बेड के एक कोने पर बैठी मुसलसल अपने हाथों की लर्जिश को छुपाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और आसिम शाह अंदर दाखिल हुआ। आसिम ने अपनी शेरवानी उतारकर सोफे पर फेंकी और घड़ी मेज पर रखते हुए इसकी तरफ मुड़ा। इसके कदमों की चाप हादिया के दिल की धड़कनों से हम आहंग हो रही थी। खौफ की एक सर्द लहर हादिया के वजूद में दौड़ी, मगर जैसे आसिम इसके बिल्कुल करीब आकर रुका, हादिया ने अपना सर झुकाने के बजाय तड़प कर अपनी नजरें इसकी आंखों में गाड़ दी। आसिम इसके इतने करीब था कि हादिया इसके तपते हुए सांस महसूस कर सकती थी।
खौफजदा हो। आसिम ने इसके लड़ते हुए हाथ को देखकर एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा। हादिया ने गहरा सांस लिया और अपने लहजे को जितना मुमकिन हो सका मजबूत कर लिया। जवाब दिया, खौफ अल्लाह का होता है आसिम शाह, इंसानों का नहीं, और आप जैसे शख्स से तो बिल्कुल भी नहीं। आसिम इसकी जुर्रत पर हैरान रह गया। इसने झुककर हादिया के चेहरे के पास अपने गिरफ्त मजबूत की तो हादिया ने पीछे हटने के बजाय मजीद तीखे लहजे में कहा, आप मुझे यहाँ जबरदस्ती तो ला सकते थे, मगर याद रखिएगा कि आप मेरी रूह को कैद नहीं कर सकते। आपने रुखसती जीत ली होगी, मगर मेरा मान तोड़ने के लिए आपको भी बहुत से जन्म लेने होंगे। हादिया की जुबान से निकलते ये शेरनी जैसे अल्फाज आसिम के गुरूर को ललकार रहे थे। वो इसे डराना चाहता था, मगर इस लड़की की आंखों में मौजूद खुददारी से खुद अपने ही सामने छोटा साबित कर रही थी। आसिम ने कुछ देर खामोशी से इसे देखा और फिर एक अजीब सी बेबसी के साथ पीछे हट गया। जैसे इसे एहसास हो गया हो कि इस लड़की को फतह करना कितना आसान नहीं जितना इसने सोचा था। कमरे की खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आसिम जब तक हादिया की तल्ख बातों पर मुश्तिल हो रहा था, एक बार फिर इसके करीब हुआ ताकि इसे अपनी ताकत और इख्तियार का एहसास दिला सके। इसने हादिया का कंधा थाम कर इसे अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहा, मगर जैसे ही हादिया ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, आसिम के इरादे बर्फ की तरह पिघल गए। हादिया की आंखों में वो जो कुछ अभी कुछ देर पहले शेरनी की तरह चमक रही थी, अब आंसू का एक समंदर लर्ज रहा था। और वो आंसू जो इस रात के भर के जबर, बेजान की बेबसी और अपनी छिनती हुई आजादी के गम में रोक रखे थे, अब बिन कहे इसकी पलकों से टूटकर गिरने वाले थे। हादिया ने अपनी जुबान से तो कोई शिकायत न की, मगर इसकी लड़ती हुई पलकें और इनमें छुपी अजियत आसिम के दिल पर किसी तीर की तरह लगी। आसिम का हाथ जो सख्ती से इसके कंधे पर जमा था, खुद ब खुद ढीला पड़ गया। इसे ऐसा लगा जैसे वो किसी कमजोर पर जुल्म कर रहा हो। वो हादिया जो उससे एक जिद्दी और सरकश लड़की लग रही थी, इस वक्त इससे महज एक जख्मी परिंदा महसूस हुई जिसे वो जबरदस्ती पिंजरे में ले आया था। इसके अना की जगह अचानक एक अनजाने से पछतावे ने ले ली। इसने गहरा सांस लिया, बगैर कुछ कहे खामोशी से पीछे हट गया। हादिया के वो खामोश आंसू आसिम की तमाम तर गुस्से और हाकमियत पर भारी पड़ गए थे, और वो पहली बार ये महसूस कर रहा था कि किसी को जबरदस्ती जीत लेना दर हकीकत इसे खो देने के बराबर है। वो रुख मोड़कर खिड़की की तरफ चला गया ताकि हादिया की वो बेबसी मजीद ना देख सके जिसने इसे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। अगली सुबह सूरज की रोशनी अभी घर के कॉरिडोर में पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि इशरत बेगम की ऊंची और करख्त आवाज ने पूरे बंगले का सुकून गारत कर दिया। वो लाउंज के वस्त में खड़ी गुस्से से चिंघार रही थी, जबकि घर के तमाम मुलाजमीन सहमे हुए एक तरफ खड़े थे। कहाँ है वो गांव की छोड़ी? इन्होंने हादिया को देखते चिल्लाना शुरू किया, जो बीजान के कमरे से बाहर निकल रही थी। इशरत बेगम ने खाली ज्वेलरी बॉक्स सोफे पर पटकते हुए हादिया की तरफ उंगली उठाई और जहरीले लहजे में कहा, मेरे हीरो की अंगूठी गायब है और कल रात से इस कमरे में तुम्हारे सिवा कोई नहीं गया। हादिया के चेहरे का रंग उड़ गया। इससे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने आपके कमरे की तरफ रुख नहीं किया। हादिया ने अपने लहजे को संभालते हुए सफाई देनी चाहिए, मगर इशरत बेगम ने इसे मुकम्मल नहीं करने दी। जुबान दराज मत करो, तुम जैसों की फितरत में लालच होता है। महल देखा नहीं कि हाथ मारना शुरू कर दिया। बेजा ने मुदाखलत करनी चाहिए तो इशरत बेगम ने इन्हें भी खामोश करवा दिया और आसिम को पुकारा, जो शोर सुनकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। इशरत बेगम ने आसिम के सामने हादिया को चोर साबित करने के लिए पूरा ड्रामा रचा दिया था। इनकी आंखों में फतह की चमक थी, जैसे इन्होंने हादिया को आसिम की नजरों से गिराने का बेहतरीन मौका पा लिया हो। हादिया खामोश खड़ी आसिम का चेहरा देख रही थी, जैसे अपनी इज्जत नफ्स खाक में मिलती महसूस हो रही थी। जबकि इशरत बेगम का छोटा इल्जाम इसके गिर्द एक नया हिसार बना चुका था। आसिम ने जब अपनी माँ के मुंह से हादिया के लिए चोर का लफ्ज सुना तो इसके माथे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो गईं। इशरत बेगम समझ रही थी कि आसिम हमेशा की तरह इनकी बात मानकर हादिया को घर से फेंक देगा, लेकिन आसिम ने सबके सामने निहायत मजबूत लहजे में कहा, बस कीजिए मम्मी, हादिया इस घर की बहू है, कोई मामूली मुलाजमा नहीं जिस पर आप जब चाहे उंगली उठा दें। इसके आवाज में ऐसी काट थी कि इशरत बेगम के चेहरे से फातिहाना मुस्कुराहट गायब हो गई। आसिम ने हादिया की तरफ देखे बगैर अपनी मां को बावर करवाए कि वो हादिया की तरबियत और इसके किरदार से बाखूबी वाकिफ है और वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती। हादिया जब तक अपनी बेइज्जती पर नजर झुकाए खड़ी थी, आसिम का ये रूप देखकर हैरान रह गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो शख्स जो इसे मिटाने की धमकियां देता था, आज इसे इसकी इज्जत की ढाल बनकर अपनी मां के सामने खड़ा है। आसिम ने अपनी मां को साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर अंगूठी नहीं मिल रही तो वैसे दोबारा खरीद देंगे, मगर आइंदा हादिया पर कोई झूठा इल्जाम न लगाया जाए। आसिम की इस हमायत ने हादिया के दिल में इसके लिए एक अनजानी सी जगह बना दी थी। इससे पहली बार एहसास हुआ कि आसिम शाह जितना सख्त और जिद्दी है, वो अपने नाम और रिश्ते की हुर्मत रखना भी जानता है।
हादिया की हैरत ज़दा नजरें आसिम के चेहरे पर जमी थी, जबकि आसिम ने इसे वहां से जाने का इशारा किया, जैसे वो इसे ये पैगाम दे रहा हो कि जब तक वो इसके साथ है कोई इसकी तरह मैली आंख से नहीं दिख सकता। आसिम ने शहर के सबसे बड़े होटल में मुनक्कदा बिजनेस पार्टी के लिए हादिया को तैयार होने का हुक्म दिया तो हादिया के चेहरे पर हिचकिचाहट के साए लहराने लगे। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक दावत नहीं बल्कि आसिम शाह की अना का एक नया इम्तिहान है, जहां इसे शहर के अशराफिया के सामने अपनी पसंद को साबित करना था। आसिम ने खासतौर पर हादिया के लिए एक नफीस और महंगा लिबास मुंतखब किया जो उसकी शख्सियत के वकार को मजीद चार चांद लगा रहा था। जब वो दोनों हॉल में दाखिल हुए तो वहां मौजूद हर शख्स की नजरें इस खूबसूरत जोड़े पर थम गईं। आसिम ने बड़े फख्र से हादिया का हाथ थाम रखा था, जैसे वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता हो कि इसकी बीवी कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि हुस्न और वकार का शाहकार है। पार्टी के दौरान आसिम ने बड़े बिजनेस टाइकून और अपने दोस्तों से हादिया का तारुफ निहायत एहतराम के साथ करवाया। वहां मौजूद खवातीन की तजस्सुस और मर्दों की सताइशी नजरों के दरमियान आसिम का रवैया हादिया के लिए इंतहाई हिफाजती था। हादिया जो पहले पहले इस चमक दमक से घबरा रही थी, आसिम की इस मजबूत ढाल को महसूस करके रफ्ता रफ्ता पूरे तमाद होने लगी। आसिम ने ना सिर्फ इसे अपनी कामयाबियों का हिस्सा बनाया बल्कि अपनी तर्ज अमल से इन तमाम अफवाहों को तम तोड़ने पर मजबूर कर दिया जो इनकी शादी से मुतालिक गर्दिश कर रही थी। इस साथ हादिया को पहली बार ये एहसास हुआ कि आसिम इसे सिर्फ अपनी जिद के लिए नहीं लाया बल्कि वो इसे अपनी जिंदगी और अपने वकार का एक अटूट हिस्सा बनाने का तहैया कर चुका है। इस बिजनेस पार्टी ने हादिया की हैसियत को इस मुआशरे में मुस्तहकम कर दिया और आसिम की नजरों में मौजूद फखर हादिया के तमाम पुराने जख्मों पर मरहम रखने लगा। पार्टी के कोने में जब आसिम किसी जरूरी काम से चंद लम्हों के लिए हादिया से दूर हुआ तो वहां मौजूद मॉडर्न लड़कियों के एक गिरोह ने हादिया को घेर लिया। वो हादिया के सादा से अंदाज और इसके चेहरे पर मौजूद देहाती मासूमियत का दबे दबी अंदाज हंसी में मजाक उड़ाने लगी। आसिम का टेस्ट इतना बदल जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। एक लड़की ने हादिया के लिबास पर तनकीद करते हुए तंजिया जुमला कसा। दूसरी ने हादिया के बोलने के अंदाज पर जुमला उछाला कि शायद इसे अंग्रेजी का एक लफ्ज भी नहीं आता होगा। हादिया ने जब्त से अपनी उंगलियां भींच ली। इसकी आंखों में नमी भरने वाली थी कि अचानक पीछे से आसिम की गरिशदार आवाज सुनाई दी। इसे क्या आता है और क्या नहीं ये बताने के लिए मैं काफी हूँ। आसिम के अचानक नमूदार होने पर इन लड़कियों के चेहरों की रंगत उड़ गई। आसिम ने हादिया के शाने पर निहायत तमल्लुक से हाथ रखा और इन लड़कियों की आंखों में आंखें डालकर सर्द लहजे में कहा, हादिया शाह, इस घर की इज्जत और मेरे इंतखाब पर उंगली उठाने की जुर्रत करने से पहले अपनी हैसियत याद रखना। मेरी बीवी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं क्योंकि इसका वकार आप लोगों की बनावटी क्लास से कहीं बुलंद है। आसिम के इस दो टोकों भरपूर जवाब ने इन सबकी जुबानें गंग कर दी। इसने सबके सामने हादिया का हाथ थामा, इसे वहां से बड़े फख्र के साथ लेकर आगे बढ़ गया, जबकि हादिया से हैरत और ममनूनियत से देख रही थी। आज इसे पहली बार महसूस हुआ कि आसिम शाह का गुस्सा सिर्फ इसके खिलाफ नहीं बल्कि इसे दुनिया के सामने तहफ्फुज देने के लिए भी एक ढाल बन सकता है। पार्टी से वापसी पर गाड़ी की खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। सड़क किनारे लगी रोशनियां बार बार इनके चेहरों पर पड़कर गुजर रही थीं। हादिया जब तक आसिम के इस बदले हुए और हिफाजती रूप के शहर में थी, इसने धीरे से आसिम की तरफ देखा जो पूरी तवज्जो से ड्राइविंग कर रहा था। शुक्रिया। हादिया की मध्यम सी आवाज गाड़ी के बंद माहौल में गूंजी। आसिम ने एक लम्हे के लिए चौंक कर इसे देखा, फिर खामोशी से सामने नजरें जमा ली। हादिया ने बात जारी रखते हुए कहा, आज जिस तरह आपने इन सबके सामने मेरा साथ दिया इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगा था कि आप शायद वो जुमला अधूरा छोड़ गई, मगर आसिम इसकी बात समझ गया था। आसिम ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की और निहायत संजीदगी से कहा, हादिया, तुम आसिम शाह की बीवी हो और मेरी किसी भी चीज पर उंगली उठाने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। इसके लहजे में वो पुरानी करफ्ती नहीं थी बल्कि एक नरमी का एहसास था। हादिया ने पहली बार आसिम की आंखों में वो जुनून नहीं देखा जो उसे डराता था बल्कि एक ऐसी अपनायत देखी जिसे तहफ्फुज का एहसास दिला रही थी। इस रात इनके दरमियान बरसों से जमी नफरत और अना की बर्फ पिघलना शुरू हो गई थी। हादिया को एहसास हुआ कि इस सख्त गिर शख्स के सीने में भी एक दिल धड़कता है और आसिम को इदराक हुआ कि हादिया की खामोशी में कितनी गहराई और सच्चाई है। इस छोटे से मुकालमे ने इनके रिश्ते में एक नई और खुशगवार बाब का आगाज कर दिया था, जहां अब खौफ की जगह एहतराम ने ले रखी थी। सूरज की सुनहरी किरणें अभी किचन की खिड़की से अंदर झांक रही थीं कि हादिया ने अपने मखसूस सलीके से काम का आगाज कर दिया। आज इसने फैसला कर लिया था कि वो आसिम के लिए इसकी पसंद का रवायती खाना खुद अपने हाथों से बनाएगी। बीजा ने इससे पहले ही पूछ लिया था कि आसिम को खाने में क्या पसंद है, और जब इसे पता चला कि इसे देसी मुर्ग का कोरमा और हाथ की बनी खमीरी रोटी बेहद मरगूब है तो हादिया ने पूरी तवज्जो और मोहब्बत से तैयारी शुरू कर दी। मसालों की भुनाई की इश्तिहा अंगेज खुशबू पूरे घर में फैलने लगी, जिसने बीजान के चेहरे पर भी एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट बखेर दी।
दोपहर के वक्त जब आसिम का काम से वापस आया और डाइनिंग टेबल पर सजे गर्मा गर्म और इनकी महक ने इसका इस्तकबाल किया तो वो एक लम्हे के लिए ठटक गया। हादिया ने इसे कुर्सी पुश करते हुए थोड़ी सी झिझक रही थी, मगर इसकी आंखों में एक अनजानी सी उम्मीद थी। आसिम ने जैसे पहला नवाला लिया, जायके की मिठास और हादिया की मेहनत ने इसके दिल के तार चीर दिए। इसने खाना खाते हुए हादिया की तरफ देखा, जो दूर खड़ी खामोशी से इसके तासुरात का जायजा ले रही थी। आसिम ने पहली बार खाने की खुलकर तारीफ की और कहा कि बिल्कुल वैसा जायका है जैसे हवेली में होता था। इससे बेहतर आसिम के चंद तारीफी अल्फाज हादिया के लिए किसी बड़े इनाम से कम ना थे, और इस एक छोटे से कदम ने इनके दरमियान मौजूद अजनबियत की दीवार को मजीद गिरा दिया। इरशाद बेगम से हादिया की बढ़ती हुई मकबूलियत और आसिम के बदले हुए तेवर हजम नहीं हो रहे थे। इन्होंने तहैया कर लिया कि इससे पहले कि हादिया आसिम के दिल में मुकम्मल जगह बना ले, इसे हमेशा के लिए इस रास्ते से हटाना होगा। इस बार इन्होंने एक निहायत घिनौनी और साजिश तैयार की। इन्होंने आसिम के एक पुराने और बदनाम दोस्त को भारी रकम देकर आमादा किया कि वो आसिम की गैर मौजूदगी में हादिया से मिलने आए और ऐसी सूरत हाल पैदा करे कि देखने वाले को इनके दरमियान किसी नाजायज ताल्लुक का शुबा हो। इरशाद बेगम ने जानबूझकर आसिम को एक देर पा मीटिंग के बहाने शहर से बाहर भेजा और पीछे से इस शख्स को घर के पिछले रास्ते से हादिया के कमरे की तरफ रवाना कर दिया। इन्होंने घर के तमाम मुलाजमीन को भी किसी न किसी काम से बाहर भेज दिया था, ताकि कोई गवाह न रहे जैसे वो शख्स हादिया के कमरे में दाखिल हुआ। इरशाद बेगम ने फौरन आसिम को फोन कर दिया कि तुम्हारी गैरत का जनाजा निकल रहा है, जल्दी घर आओ और अपनी आंखों से अपनी चहेती बीवी का असल चेहरा देख लो। इनके लहजे में वो जहरीली फतह थी जिसका वो अरसे से इंतजार कर रही थी। हादिया से अचानक इब्तिदा पर बिल्कुल बेखबर अपने कमरे में तस्बीह पड़ रही थी। इसे इल्म ही नहीं था कि इसके गिर्द एक ऐसा जाल बुना जा चुका है जो उसकी इज्जत और रिश्ते को राख कर सकता है। आसिम तेज रफ्तारी गाड़ी से चलाता हुआ गाड़ी पहुंचा तो इसका दिमाग गुस्से और शक की आग में झुलस रहा था। इरशाद बेगम इसे घसीटती हुई हादिया के कमरे की तरफ ले गई, जहां वो अजनबी शख्स जानबूझकर ऐसी हालत में खड़ा था कि दूर से मामला मशकूक लगे। हादिया बदहवासी में एक कोने में खड़ी कांप रही थी। इरशाद बेगम ने फातिहाना नजरों से आसिम को देखा। देख लिया आसिम, ये है तुम्हारी वो पाक दामन बीवी जिसके लिए तुमने अपनी माँ से जुबान लड़ी थी। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। हादिया की नजरें आसिम के चेहरे पर जमी थी। वो सफाई देना चाहती थी, मगर सदमे से इसकी आवाज गले में फंस कर रह गई थी। आसिम खामोशी से इस शख्स के करीब गया, मगर बजाय इस पर हाथ उठाने के इसने इसके हाथ में मौजूद वो मोबाइल फोन झपट लिया जिस पर इरशाद बेगम का नंबर अभी भी डायल लिस्ट में सबसे ऊपर था। आसिम को हकीकत समझते देर न लगी, क्योंकि वो शख्स आसिम के गुस्से से डरकर फौरन इरशाद बेगम का नाम ले बैठा। आसिम के पांव तले से जमीन निकल गई। एक तरफ वो माँ थी जिसने इसे जन्म दिया और दूसरी तरफ वो बेकसूर बीवी जिसका वकार नीलाम करने की कोशिश की गई थी। आसिम का दम घुटने लगा। इसने कांपते हुए लहजे में इरशाद बेगम की तरफ देखा, जिनके चेहरे से अब हवाइयां उड़ रही थी। मम्मी, आप इतनी दूर जा सकती हैं सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए? आपने एक औरत की इज्जत को दांव पर लगा दिया। आसिम की आवाज में जो कर्ब था इसने हादिया को भी रुला दिया। इस मुश्किल मरहले पर आसिम ने किसी जज्बाती फैसले के बजाय सच्चाई का साथ दिया। इसने इस शख्स को धक्के मारकर निकाला और अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज आपने मुझसे मेरा मान छीन लिया। हादिया मेरी बीवी और इसकी इज्जत मेरी इज्जत है। इसने हादिया का हाथ थामा और इसे बीजान के पास ले गया, ये साबित करते हुए कि इसने अपनी माँ के जहरीले तासुब पर अपनी बीवी की पाकीज़गी और सच्चाई को तरजीह दी है। इरशाद बेगम की इस साजिश पर आसिम के दिल में एक मौजूद अपनी माँ के एहतराम को शदीद ठेस पहुंची थी। कमरे में फैली घुटन और हादिया की आंखों में मौजूद कर्ब आसिम से देखा न गया। इसने एक फैसला को निगाह इरशाद बेगम पर डाली और फिर आगे बढ़कर हादिया का लड़ता हुआ हाथ अपने मजबूत हाथ में थाम लिया। मम्मी, इस घर की दीवारें अब हमारी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती। आसिम की आवाज में एक ऐसी संजीदगी थी जिसने इरशाद बेगम को साकित कर दिया। इसने हादिया से कहा कि वो अपना जरूरी सामान समेटे, क्योंकि वो अब एक लम्हा भी जहरीली फजा में नहीं रहना चाहता था। बीजान ने रोकना चाहा तो आसिम ने निहायत अदब से इनके हाथ चूमे और कहा, बीजान, मैं हादिया को वो सुकून देना चाहता हूँ जिसकी ये हकदार है। यहाँ तो हर पल इसकी रूह पर वार किया जाता है। हादिया खामोशी से आसिम के पीछे चल रही थी और इसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स इसे जबरदस्ती इस घर में लाया था आज वही इसकी खातिर इस घर को छोड़ आए। आसिम ने इसे शहर के दूसरे हिस्से में मौजूद अपने एक छोटे मगर पुरसकून अपार्टमेंट में मुंतकिल करने का फैसला किया। गाड़ी में बैठे हुए हादिया ने आसिम के हाथ की गिरफ्त को महसूस किया, जो पहले से कहीं ज्यादा नरम और हिफाजती थी। आसिम का फैसला सिर्फ एक घर की तब्दीली नहीं था, बल्कि ये इरशाद बेगम के लिए पैगाम था कि वो अपनी बीवी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। इस आर्जी हिजरत ने हादिया के दिल में आसिम के लिए मोहब्बत के वो दरवा कर दिए जो बरसों से बंद थे। दोनों की खामोशी अब खौफ की नहीं बल्कि एक दूसरे पर भरोसे की गवाह बन चुकी थी। नए अपार्टमेंट की फजा इस बड़े बंगले के मुकाबले बहुत पुरसकून और अपनाइयत से भरपूर थी।
यहाँ ना तो इशरत बेगम के तंजिया जुमले थे और ना ही किसी साजिश का डर। पहली रात जब आसिम टेरेस पर खड़ा शहर की रोशनियों को देख रहा था, हादिया 2 कप कॉफी लिए खामोशी से इसके पास आ खड़ी हुई। आसिम ने मुड़कर इसे देखा और लेकर लंबी सांस लेकर कहा, मुझे माफ कर देना हादिया, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। मैं अपनी अना की जंग में भूल गया था कि तुम भी एक जीती जागती इंसान हो जिसके जज्बात हैं। हादिया ने कॉफी का कप इसे थमाया और पहली बार इसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराई। इंसान गलतियों का पुतला आसिम शाह, मगर जो गलती तस्लीम कर ले वो बहुत बड़ा होता है। आज आपने मेरे लिए जो स्टैंड लिया उसने मेरे पिछले सारे दुख धो दिए। आसिम ने धीरे से हादिया का हाथ अपने हाथ में लिया और इसके सर पर प्यार दिया। इस रात इन्होंने घंटों एक दूसरे से बातें की। हादिया ने अपने गांव के सादा जिंदगी के किस्से सुनाए और आसिम ने अपने बचपन के वो तन्हा लम्हे शेयर किए जिन्होंने इसे इतना सख्त मिजाज बना दिया था। कमरे की मध्यम रोशनी में जब आसिम ने हादिया के चेहरे से बालों की लट हटाई तो हादिया ने शर्मा कर नसें झुका ली। आसिम ने इसके माथे को चूमते हुए सरगोशी की। हादिया, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी की वो रोशनी हो जिसे मैं अंधेरे में ढूंढ रहा था। इस नए घर की दीवारें इनके कहकों और रोमानवी एतराफ की गवाह बन रही थी। वो दोनों जो कभी एक दूसरे के हरीफ थे अब एक दूसरे के हमदर्द बन चुके थे। इस रात इनके दरमियान दूरियां मुकम्मल तौर पर खत्म हो गईं और मोहब्बत ने इनके रिश्ते को एक नई जिंदगी बख्श दी। अगली सुबह जब खिड़की से छिनती हुई सुनहरी धूप हादिया के चेहरे पर पड़ी तो उसने देखा कि आसिम तकिए से टेक लगाए खामोशी से इसका चेहरा तक रहा था। इसकी नजरों में वो वहशत नहीं थी जो पहले हादिया का दिल दहला दिया करती थी, बल्कि एक अजीब सी थकन और सुकून का इम्तिजाज था। हादिया ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा और बड़े मान से आसिम का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। जानते हैं आसिम शाह, हादिया ने धीमे लहजे में कहा, शुरू में मुझे आपसे खौफ आता था। आपकी अना और आपका ये गरूर मुझे किसी दीवार की तरह लगता था जिसे मैं कभी पार नहीं कर पाऊंगी। आसिम खामोशी से इसकी बातें सुनता रहा। हादिया ने इसकी आंखों में झांकते हुए बात जारी रखी, आप मगरूर जरूर है, आपकी जिद ने मुझे बहुत तड़पाया भी है, मगर कल जब आपने पूरी दुनिया यहाँ तक कि अपनी माँ के सामने भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि आप मेरे से सबसे बड़े मुहाफिज हैं। हादिया की आवाज थोड़ी भराई हुई थी मगर लहजे में सच्चाई की चमक थी। इसने गहरा सांस लिया और अपने दिल का हाल बयान कर दिया। मैं आपकी इसे हिफाजत और इस मान से मोहब्बत कर बैठी हूँ। आप मेरे वो गरूर हैं जिस पर अभी भी मैं नाज कर सकती हूँ। आसिम ने हादिया की इतराफ पर इसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। इसे महसूस हुआ कि इसकी बरसों की बेचैनी आज हादिया के इन चंद लफ्जों में समा कर खत्म हो गई है, इस छोटे से अपार्टमेंट में जहां कोई गवाह न था। हादिया के इस इतराफ मोहब्बत ने इनके रिश्ते पर लगी पिछली तमाम मोहरें तोड़ दी और एक नई खूबसूरत जिंदगी की बुनियाद रख दी। वक्त की गर्दिश ने आखिरकार इशरत बेगम के दिल पर जमी अना की बर्फ पिघला दी। अपार्टमेंट की खामोशी और आसिम की दूरी ने इन्हें यह एहसास दिला दिया कि औलाद के बगैर ये आलीशान बंगला महज ईंट पत्थर का ढेर है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, बीजान के हमरा इशरत बेगम अचानक आसिम और हादिया के नए घर पहुंच गई। इन्हें सामने देखकर हादिया और आसिम दंग रह गए मगर इशरत बेगम की आंखों में मौजूद पशेमानी के आंसू सब कुछ बयान कर रहे थे। इशरत बेगम ने आगे बढ़कर हादिया के सर पर हाथ रखा और भराई हुई आवाज में कहा, हादिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे अपनी अना ने अंधा कर दिया था, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? हादिया, जिसका दिल पहले ही साफ था, इसने फौरन अपनी सास के हाथ थाम लिया और इन्हें गले लगा लिया। आसिम ने जब अपनी माँ को अपनी गलती पर नादिम देखा तो इसका दिल का बोझ भी हल्का हो गया। बीजा ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी उजड़ी हुई हवेली की रौनकें फिर से लौट आई, मेरी दुआ कबूल हुई। इस वक्त पूरा खानदान एक बार फिर इसी बड़े बंगले में इकट्ठा हुआ, मगर इस बार फिजा में जहर नहीं बल्कि मोहब्बत और अपनायत की खुशबू थी। दस्तरखान पर सब एक साथ बैठे थे और इशरत बेगम खुद हादिया को प्यार से खाना खिलाकर डाल रही थी। आसिम ने बीजान और हादिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए महसूस किया कि खानदान की असल ताकत नफरत में नहीं बल्कि दरगुजर करने में है। वो घर जो कभी साजिशों का घर था, बीजान की दुआओं और हादिया के सबर की बदौलत अमन का गहवारा बन चुका था। शाम की नर्म रोशनी बेडरूम के बालकनी से छनकर अंदर आ रही थी, जहां हादिया और आसिम एक दूसरे के सामने बैठे जिंदगी के इस नई रंगों को महसूस कर रहे थे। आसिम ने हादिया की जानिब अपना हाथ बढ़ाया जिसमें अब इख्तियार की सख्ती नहीं बल्कि रफाकत की नरमी थी। हादिया ने बिना किसी झिझक के अपना हाथ इसके हाथ में दे दिया जैसे वो अपनी तमाम तर जिंदगी इसके नाम कर रही हो। हादिया इस सफर की शुरुआत और एक जिद से हुई। आसिम ने इसकी आंखों में देखते हुए निहायत संजीदगी से कहा, मगर आज मैं इतराफ करता हूँ कि तुम्हारे सबर और मोहब्बत ने मेरी जिद को पाश पाश कर दी है, मुझे एक नया इंसान बना दिया। अब आसिम शाह की पहचान इसका गरूर नहीं बल्कि तुम्हारा एतबार है। हादिया के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट खिल उठी। इसने खिड़की से बाहर फैले आसमान की तरफ देखा जहां सितारे जगमगाने लगे थे। और मैंने भी सीखा है, आसिम की मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे को बदलने और संवारने का नाम है। इस रात बंगले की दीवारें किसी कैद खाने की तरह नहीं बल्कि एक महफूज पनाहगाह की तरह लग रही थी। आसिम ने हादिया के लिए एक खास तोहफा निकाला, एक नाजुक सी अंगूठी जो इसके पिछले तमाम जख्मों का मुदावा थी।
اس نے ہادیہ کی انگلی میں وہ انگوٹھی پہناتے ہوئے وعدہ کیا کہ اب ان کے درمیان کبھی کوئی تیسرا فرد یا کوئی شک جگہ نہیں پائے گا۔ ہادیہ نے اپنا سر عاصم کے شانے پر ٹکا دیا جہاں صرف سکون تھا، اعتبار تھا اور ایک لافانی محبت کا احساس تھا۔ یوں نفرت اور انتقام کی آگ سے شروع ہونے والی کہانی ایک دوسرے پر مکمل بھروسے اور دائمی خوشیوں کی خوبصورت موڑ پر آ کر مکمل ہو گئی تھی۔